क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 and t2. आप ऐसे समझिए कि दो अलग अलग एंगल जिसके लिए रेंज सेम हो, तो आपको मालूम है कि रेंज फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड रेंज फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा, ये दोनों तो सेम होता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही केस में, चाहे आप किसी भी केस में लेंगे, रेंज का वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आएगा। चाहे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ले या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा ले, ये रेंज आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही आएगा। लेकिन दोनों केस में टाइम सेम नहीं आएगा। टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ये मान लो t1 है, तो t2 होगा 2u साइन, जहां थीटा है वहां होगा 90 माइनस थीटा बाई जी। सो इट इज 2u cos थीटा बाई जी। अब तुम्हारा काम है t1 इंटू टू देखना। तो अगर आप t1 इंटू टी2 करते हैं तो 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी, सो इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 2 बाई जी एंड जी। एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर साइन 2 थीटा हो गया, यू स्क्वायर हो गया और नीचे जी। अगर हम यहाँ पे एक 2 से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्या आप यहां से यहां तक के टर्म के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को आर लिख सकते हैं? तो दिस इज 2r बाई जी। तो t1 इंटू टू इज 2r बाई जी, 2r बाई जी, दैट डी ऑप्शन इज देयर, 2r बाई जी। ठीक है, 2r बाई जी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड from the base of the plane as shown in figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to. देखो, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है। फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पहले फिगर में सब कुछ ड्रॉ कर ले, उसके बाद आगे। देखो, जो हमारे पास u प्रोजेक्टेड है उसका अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में u का एक कंपोनेंट जिसको आप ux कहेंगे, एज वेल एज u का एक कंपोनेंट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है जिसको आप u का y कंपोनेंट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इस फिगर में इंक्लाइन के प्लेन के पैरेलल को आप x एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर को y एक्सिस कहेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ g काम कर रहा है। इस g का भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा पैरेलल टू द इंक्लाइन लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट में, दूसरा भी होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और वेलोसिटी ui के अपोजिट में। इन सब डाटा को ध्यान में रखते हुए दिस इज u का x कंपोनेंट, ये u का y कंपोनेंट, जो अभी इस फिगर के हिसाब से अगर जाओगे तो u का साइन 15 डिग्री होगा और ये u का कॉस 15 होगा। अगर ये g है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। दिस इज g का कॉस 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में है g का साइन 30 डिग्री। अब आप देखिए, जैसे ये प्रोजेक्ट किया गया है, जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट किया गया वैसे ये इस तरीके से चलेगा और कहीं जाके ये गिरेगा। सही है। तो इस मोशन को हम लोगों को यहाँ पे फेंकते समय, आप हम जैसे बोले कि इंक्लाइन के पैरेलल को आप एक्स एक्सिस लेंगे और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर को आप वाई एक्सिस लेंगे। ओके, तो फेंकते समय मेरा एस का वाई कंपोनेंट 0 था। इवन जहां लैंड किया वहां भी एस का वाई कंपोनेंट 0 है। इससे हमको टाइम मिलेगा।
फेंकते समय एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाए तो जहां लैंड किया उसी को हम लोग रेंज मान लेंगे। इसी रेंज को कैलकुलेट करना है कि आखिर इंक्लाइन के ऊपर जाके वो कहाँ हिट कर रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। तो आपको इस मोशन को सिंपल काइनेमेटिक्स के थीम से बनाना चाहिए। प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला बाद में आप सोच लो, पहले यहां देखो। कंसिडरिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो अगर आप टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं तो मेरे एस वाई का वैल्यू 0 होता है। यूआई के जगह पे यू साइन 15 डिग्री है, और हमारे पास एक्सलेशन वाई के जगह पे -g cos 30 डिग्री है। इन सब को हम लोग एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सलेशन वाई और टी स्क्वायर में यूज किए। यहाँ पे ये टर्म 0 आ गया। ये हम लोगों के पास हो गया यू वाई, अभी रहने देते हैं, और यहाँ टी लिख देते हैं, प्लस हाफ यहाँ पे एक्सलेशन में हो गया अपना -g cos थीटा, और ये टी का स्क्वायर। थोड़ा और नीचे चलो, निगेटिव टर्म इधर आ गया, g cos 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 का वाई कंपोनेंट, सॉरी 2 तो नहीं है, 2 बाद में आएगा। यहाँ स्क्वायर से ये टी कैंसिल, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हो गया 2 का वाई कंपोनेंट बाई g cos 30। डाटा पुट कर लो। 2 का वाई कंपोनेंट का मतलब है u साइन 15 डिग्री, नीचे है g cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। यू सॉरी 2, u का भी वैल्यू 2 ही है, बाकी साइन 15 डिग्री, और नीचे g10 हो गया तो 5√3, 5√3। सो इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 साइन 15 डिग्री, और नीचे में 5√3। अब साइन 15 का वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्टली पुट कर लीजिए, हमको तो याद नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो आप अलग से निकाल भी सकते हैं। साइन 15 का मतलब हो गया साइन 45 - 30, तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला साइन सी कॉस टी माइनस कॉस सी साइन डी, ऐसे भी लिख के निकाल सकते हैं। चलिए टाइम मिल गया, बस ये बात है। अब आप है ना एक्स के डायरेक्शन में मोशन पे बात करें। कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सेस, बोलो तो पैरेलल टू इंक्लाइन, पैरेलल टू इंक्लाइन, ठीक है। तो याद रखना वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था वो ऊपर की तरफ था u cos 15, और जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है, तो -g sin 30। टाइम आपके पास है कितना था हम लोग का, 4 sin 15/5√3। अब आप इसी समय एस एक्स निकाले और यही आपका आंसर भी होगा। तो ux t प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एंड टी स्क्वायर, ux में आप लिखे u cos 15, टाइम आपके पास टी के फॉर्म में है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन में लिखे आप -g sin 30 1/2, और टाइम आपके पास है। बस डाटा को पुट करो, यहाँ पे टी का डाटा पुट करो, सॉल्व कर दो, ये एस एक्स आ जाएगा, और यही रेंज है। जो एस एक्स आएगा वही हमारा रेंज भी है, यही रेंज है। इंक्लाइन के पैरेलल दिस इज द रेंज। आपको डाटा पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। लिखा है 2 guns A and B can fire bullet, सॉरी, 2 guns A and B can fire bullet at speed of, एक मिनट जस्ट, लिखा है 2 guns A and B can fire bullets at speed of 1 km/h, sorry per second, and 2 km/s respectively.
From a point on a horizontal ground, they are fired in all possible direction. The ratio of maximum area covered by the bullets fired by the two guns on the ground. देखिए इस क्वेश्चन में सीधा छिपा हुआ कंसेप्ट है मैक्सिमम रेंज का। मैक्सिमम रेंज, अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहां पे अगर आप किसी बुलेट को फायर करते हैं जस्ट 45 डिग्री एंगल पे, तो उसका जो भी स्पीड होगा उस हिसाब से ये सबसे ज्यादा दूर यहां गिरेगा। तो ये जो आपको रेंज का मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है ना, वो एक तरह से बोला जाए तो अगर इसको किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में, किसी भी अगर आर्बिट्री डायरेक्शन में अगर आप इसको फायर करते रहिएगा ना, तो आप जरा गौर से देखिए और इस चीज को समझिए। एक मिनट, फिगर सही नहीं बन रहा, रुक जाओ, इसको रफ कर दे। आपको दिखेगा कि एक सर्कल में चारों तरफ बुलेट आपको मिलेगा, और सर्कल का रेडियस जो है वो वही होगा जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है। तो एरिया मैक्सिमम जिसमें आप बुलेट्स को कवर कर देखेंगे वो होगा पाई रेडियस का स्क्वायर, और ये रेडियस कुछ और नहीं है, ये रेंज के मैक्सिमम वैल्यू का ही वैल्यू है। तो अगर आप दोनों के एरिया कवर का रेशियो निकाल रहे हैं, अगर आप दोनों के एरिया कवर का रेशियो निकाल रहे हैं, तो आप एक्चुअली रेंज 1 का स्क्वायर और रेंज मैक्सिमम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, डन। और अगर आप रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर आप इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो तो साइन 2 थीटा 1 हो गया यू स्क्वायर बाई जी। तो अब आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला के हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे देखिए जो R1 था वहां U1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर है, और जो R2 था वो था U2 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर है। U1 और U2, U1 बाई U2 पे पावर 4, U1 है भाई, U1 कितना है, 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर, वन कौन है, U1 है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और U2 है कोई भी यूनिट रहे, फर्क तो पड़ता नहीं क्योंकि यहाँ रेशियो है। तो ये एक्चुअली 1/2 पे पावर 4 है, 1/16 है। तो एरिया में 1/16 का एरिया वो मैक्सिमम कवर करेगा। 45 डिग्री पे फायर किया जाएगा, रेंज मैक्सिमम होगा। अगर चारों तरफ आप फायर करेंगे तो आपको एक सर्कल कवर करना है, और सर्कल का जो रेडियस है वो रेंज मैक्सिमम के बराबर होगा। एरिया निकाल लिए, वहां से रेशियो निकाल लिए। आगे नेक्स्ट 39 लिखा है, बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 जस्ट क्लियर अ वॉल in front. If point of projection is 4 meter from the foot of the wall and the ball strikes the ground at a distance of 6 meter on the other side of the wall, the height of the wall is। थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, ये ग्राउंड लेवल है। आप किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किए, ये यू है, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है। तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ गिरा। बोला गया है कि एक वॉल जो यहां से 4 मीटर दूर है, एक वॉल जो यहां से 4 मीटर दूर है, मान लो ये वॉल है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये 4 मीटर दूर है, और फिर वॉल के पीछे ये 6 मीटर पे जाके गिरा है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये 4 मीटर दूर है और वॉल के पीछे ये 6 मीटर जाके गिरा है, ये है वॉल। इसी वॉल का हाइट हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो क्या आप ये कह सकते हैं कि रेंज इसका 10 मीटर है। 10 मीटर रेंज है तो यू स्क्वायर, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा/g, ये हो गया 10। यहाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, थीटा 45 है, जी का वैल्यू 10। तो क्या मेरे यू का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आया, मतलब उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आप थीटा भी मिल गया, यू भी मिल गया, तो आपको याद है इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन y इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसी को y मान लेते हैं, ये y हम लोग को निकालना है, तो x का वैल्यू है 4 tan 45 डिग्री, g का वैल्यू 10, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बाई 2, u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और फिर कॉस स्क्वायर 45। आराम से सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल दीजिए, जो y आएगा वही हमारा हाइट ऑफ वॉल होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब आपको करना है, कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेंज से u निकाले, और एक बार u आ गया तो फिर वहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करके y निकाले या हाइट निकाले। ठीक है, अगला नेक्स्ट 40 लिखा है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। The magnitude of average velocity of the ball up to the point, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, the ball rebound at the same angle theta but with a reduced speed of u naught by alpha. This motion continues for a long time as shown in figure. If the magnitude of average velocity of the ball for entire duration of motion is 0.8 v1, the value of alpha is। देखो यू नॉट का एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम से डिवाइड करना है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। अगर यू नॉट से यहाँ पे हम लोग इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखे, तो क्या ये यू नॉट का कॉस थीटा है? अगला वाला यू नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा होगा, उसका अगला वाला यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर कॉस थीटा होगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाए, यू नॉट बाई अल्फा पे पावर एन कॉस थीटा होगा। ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। टाइम देखते हैं, टाइम, टाइम के लिए वाई कंपोनेंट पे समझना। अगर हम फर्स्ट का टाइम लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला है 2u का y कंपोनेंट बाई जी, तो मेरे सेकंड का टाइम होगा 2u का y कंपोनेंट बाई अल्फा एंड जी। मेरे थर्ड का टाइम होगा 2u का y कंपोनेंट बाई अल्फा स्क्वायर बाई जी। ऐसे ही अगर हम n लिखते हैं, ऐसे ही अगर हम लोग n लिखते हैं, तो यहाँ 2u का y कंपोनेंट बाई अल्फा पे पावर n-1 बाई जी होगा। Therefore total time इनफाइनाइट सीरीज हमको दिख रहा है, 2u का y कंपोनेंट बाई जी प्लस
2u का y कंपोनेंट बाई अल्फा जी प्लस 2u का y कंपोनेंट बाई अल्फा स्क्वायर जी प्लस, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ इनफाइनाइट सीरीज इन्फिनिटी तक। इसमें से 2u का y कंपोनेंट बाई जी कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई अल्फा क्यूब, ऐसे आगे बढ़ के इन्फिनिटी तक जाएंगे। 2u का y कंपोनेंट बाई जी, आपको याद है ये जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म और आर मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो क्या ये कॉमन रेशियो 1/अल्फा है? तो यहां से जो टोटल टाइम आएगा जहां तक वो जाएगा इन्फिनिटी तक, वो आ गया 2u का y कंपोनेंट बाई जी अल्फा/अल्फा-1, ये टाइम आ गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का बारी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का बारी है। हम लोग ऐसा सीखे हैं कि रेंज जो होगा फर्स्ट केस में वो होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वेलोसिटी का x था अपना u0 cos थीटा। हम लोग इसको ux मान लेते, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा लिखने में ux। ये ux है। ux है और ये टाइम है। रुको थोड़ा। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का रेंज, सेकेंड प्रोजेक्टाइल का रेंज, थर्ड प्रोजेक्टाइल का रेंज एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा u1 x के साथ टाइम 1। सेकेंड प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा u2 x के साथ टाइम 2। थर्ड प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा u3 x के साथ टाइम 3। और ये सब आगे बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। u1 x कितना है? ux है। और टाइम कितना है? और टाइम है आपका 2uy/g। u2 x कितना है? तो ux/अल्फा है। ux/अल्फा है। और टाइम कितना है? 2uy/अल्फा जी है। फिर ये अगला कितना है? ux/अल्फा स्क्वायर है। और टाइम कितना है? 2uy/अल्फा स्क्वायर जी। फिर आएगा ux/अल्फा पे पावर 3 और आएगा 2uy/अल्फा पे पावर 3 एंड जी। ये चीज आपको इन्फिनिटी तक चलेगा। इसमें से भी जो आप कॉमन निकाल सकते हैं उसको निकालिए और इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास कीजिए। 2ux/uy/जी कॉमन, 1 प्लस 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा पे पावर 4 प्लस 1/अल्फा पे पावर 6 प्लस, ऐसे ही चलेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये भी एक जीपी का सीरीज है, 2ux/uy/जी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज a/1 - r। ए की जगह 1 है और आर की जगह पे 1/अल्फा स्क्वायर। सो इट इज 2u का x u का y/जी अल्फा स्क्वायर/अल्फा स्क्वायर-1। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल टाइम हो गया। तो अगर हम यहां से एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं,
therefore average velocity for whole motion is total displacement by total time। तो डिस्प्लेसमेंट है अपना 2 यू का एक्स यू का वाई बाई जी, साथ में अल्फा स्क्वायर और नीचे अल्फा स्क्वायर -1, और इसमें टाइम है अपना 2 यू वाई बाई जी अल्फा बाई अल्फा -1, 2 यू वाई बाई जी, 2 यू वाई बाई जी अल्फा बाई अल्फा -1। देखो 2 यू वाई बाई जी से 2 यू वाई बाई जी कटा, अल्फा से स्क्वायर कटा, तो मेरे पूरे मोशन का एवरेज वेलोसिटी आ रहा है अभी मैथमेटिकली, ये यूएक्स बच जाएगा, और एक अल्फा से अल्फा हो गया, अल्फा अल्फा -1 बाई अल्फा स्क्वायर -1। क्या हम इसी को लिख सकते हैं यूएक्स अल्फा अल्फा -1, नीचे लिख सकते हैं अल्फा -1 एंड अल्फा +1। तो अल्फा -1 दोनों कटा, और ये आ गया एक्स कंपोनेंट अल्फा बाई अल्फा +1। ये पूरे मोशन का एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन इस एवरेज वेलोसिटी को हमको v1 के साथ दिखाना है, इस एवरेज वेलोसिटी को हमको v1 के साथ दिखाना है। जरा देखो यहाँ पे जो लाइन लिखा है ना, लिखा है क्या, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो केवल फर्स्ट टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी अगर हम लिखें, चलो यहीं पे हम थोड़ा साइड में काम कर लेते हैं, एक साइड का, फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, अगर हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका रेंज, और वो रेंज था अपना, कितना था, वो रेंज होगा अपना 2 यू का एक्स कंपोनेंट यू का वाई कंपोनेंट बाई जी, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 यू वाई बाई जी। तो क्या ये केवल केवल यूएक्स बचा, यूएक्स बचा। इसका मतलब यूएक्स को ही v1 कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो मेरा यूएक्स है वही v1 है। अब जो पूरा एवरेज वेलोसिटी है वो 0.8 टाइम्स ऑफ v1 है। पूरा एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0.8 टाइम्स ऑफ v1 है। तो यहां पे अब हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसको लेके, जगह भी खत्म है, यहीं पे आगे बढ़ते हैं। मेरा पूरा एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0.8 टाइम्स ऑफ v1 है, और वो कितना है यूएक्स अल्फा बाई अल्फा +1 विच इज इक्वल्स टू 0.8। ये v1 भी तो यूएक्स है, तो ये यूएक्स और ये यूएक्स कट गया, देन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा +1 मल्टीप्लाइड विथ 0.8, देन अल्फा 0.8 अल्फा प्लस 0.8, इसको इधर भेज दिए, 0.2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0.8, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 4, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 4। बेहतरीन क्वेश्चन, ऑब्वियसली एडवांस का है तो उस तरह का आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 4, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्लियर है। थोड़ा यहाँ तक सेव कर ले। 41 लिखा है, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर। If crawl up the ditch but starts slipping after it is at height h from the bottom,
If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, then H is, देखिए पहले हम डायग्राम बनाए, लेकिन हम हेमिस्फेयर नहीं बना रहे हैं, हम पूरा स्फेयर बना रहे हैं, लेकिन अपना काम हम हेमिस्फेयर पे करेंगे क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ है, उसको ठीक तरीके से कंप्लीट। चलो, नीचे वाला पोर्शन हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ओके, हम लोग को नीचे वाला पोर्शन का ही बात करना है। ये सेंटर से खींचा हुआ लाइन है, रेडियस है। मान लो कोई इंसेक्ट है जो नीचे से क्राउल करते करते इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर मान लो यहां तक पहुंचता है, और यहां तक पहुंचने के बाद वो फिसल जाते, बार बार वहां तक पहुंचता है, बार बार फिसल जाता है। आपसे वही हाइट पूछा गया है, ये हाइट आपसे पूछा गया है कि वो जिस लेवल से नीचे से चलना, वो कितने हाइट तक ऊपर जा सकता है, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब आप सबसे पहले एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करें। फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, उसका mg का एक कंपोनेंट इधर होगा जो उसको नीचे खींचेगा, और फिर फ्रिक्शन का ऊपर वैल्यू होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, नॉर्मल इधर होगा, नीचे की तरफ mg होगा, वो हम लोग इस पर ड्रॉ कर लेंगे। देखो, मान लो ये हाइट h है। अभी क्या इस क्राउल का जो हमारा इंसेक्ट है उसका अपना mg नीचे लग रहा है। सपोज यहाँ सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा है, अगर वो थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट हो गया mg का कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg का साइन थीटा, और पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। अगर तुम इस फिगर को अभी ध्यान से देखो तो मैक्सिमम उसी हाइट तक ये रीच कर पाएगा जहां तक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वो इसके mg साइन थीटा को बैलेंस कर ले। ठीक है, मैक्सिमम। तो यहां पे हम लोग का वैल्यू हो गया μn इज इक्वल्स टू mg का साइन थीटा। नॉर्मल कितना है तो mg cos थीटा शुड बैलेंस mg साइन थीटा, ये mg mg कट गया, देन म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। म्यू का वैल्यू कितना है 0.75, 0.75, या यू कहो कि 3/4 है। म्यू निकल गया, या यू कहो थीटा, tan थीटा का वैल्यू आपको मिल गया है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अच्छा, tan थीटा अगर 3/4 है ना, तो साइन थीटा रख लेना 3/5 आएगा, और cos थीटा लिख लेना 4/5 आएगा। ओके, आपको h निकालना था रेडियस के साथ। अब आप जरा गौर कीजिए, जरा लेवल को गौर कीजिएगा सब कोई। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, अल्टीमेटली यू गेट h। देखो, समझो, ये है रेडियस, ये है रेडियस, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये r का cos थीटा है? तो जहां हमको h निकालना है, क्या वो r माइनस आर कॉस थीटा है? बिल्कुल। अब आप cos थीटा निकाल चुके हैं, r माइनस आर कॉस थीटा के जगह पे 4/5, सो इट इज r/5। ये कितना है r/5, h का वैल्यू। अब तुम अगर गौर करो तो क्वेश्चन में रेडियस का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, r/5 हम लोग का आंसर है। r कितना है 1 मीटर, तो h का वैल्यू है r/5, 1/5 मीटर, या 0.2 मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। 42 में लिखा है, a body starts from rest on a long inclined plane of slope 45. The coefficient of friction between the body and the plane varies as mu equals to 0.3x, where x is the distance traveled down the plane. The body will have maximum speed. Interesting, सोचने वाला। ये एंगल है थीटा। मान लो किसी ब्लॉक को आप यहां से छोड़ते हैं, इस पॉइंट को आप x इक्वल्स टू 0 लिखते हैं,
अब जैसे जैसे ब्लॉक मेरा इस लाइन के ऊपर नीचे जाता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि म्यू मिला है एज ए फंक्शन ऑफ x 0.3x। किसी इंस्टेंट पे ऐसा होगा, किसी इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि नीचे की तरफ का जो mg साइन थीटा है, ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन उसके बराबर होगा। इस लेवल से इधर mg साइन थीटा बड़ा था, फ्रिक्शन छोटा था, तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सलरेट हो रहा था और बॉडी का जो स्पीड था या वेलोसिटी था वो इंक्रीज कर रहा था। इस पॉइंट पे वो वेलोसिटी इंक्रीज करके मैक्सिमम हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब बॉडी ट्रेवल करेगा तो mg साइन थीटा से बड़ा फ्रिक्शन होगा, तो बॉडी एक्सलरेट नहीं करेगा, बॉडी एक्चुअली डी एक्सलरेट करेगा या निगेटिव एक्सलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। तो स्पीड मैक्सिमम आपको उस पॉइंट पे मिलेगा जहां mg साइन थीटा और फ्रिक्शन बराबर हो। ठीक है, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन बराबर हो। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी याद रखिएगा, एक्सलरेशन जीरो आना चाहिए, और एक्सलेशन जीरो तभी आएगा जब mg साइन थीटा नीचे की तरफ और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ बराबर हो जाए। तो ये हो गया mg साइन थीटा और फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया म्यू एन। दिस इज mg साइन थीटा। म्यू का वैल्यू है 0.3x और n का वैल्यू, n इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज mg cos थीटा। mg कैंसिल, mg कैंसिल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.3x। हम लोग को x निकालना है ना, और थीटा कितना है अपना 45, थीटा है 45। तो tan 45 1 हो गया, इज 0.3x, या x इज इक्वल्स टू 1/0.3, बोलो तो 10/3, 10/3 दैट इज 3.33 मीटर। 10/3 3 पॉइंट। तो समझना था क्या करना है, कैसे करना है, समझना था। ठीक है, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। 43 लिखा है, मैंने बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल, इट टेक्स टाइम t, it takes time t. When the body starts sliding down from the rest along a rough inclined plane making the same angle and through the same distance, it takes time alpha t, where alpha is a constant greater than 1. Coefficient of friction between the body and the rough surface is given. आपको वही म्यू निकालना है। तो एक बार स्मूथ सरफेस जिसका थीटा 30 डिग्री है, उसमें टी टाइम लगा, और दूसरी बार रफ सरफेस उसमें अल्फा टी लगा। छोटा छोटा डायग्राम बना के बस हम एक एक्सलेशन का डाटा आपको रिकॉल कराना चाहेंगे तो सीधा भी यूज कर सकते हैं। स्मूथ सरफेस, स्मूथ अगर इंक्लाइन है, दोनों का एंगल सेम है। ओके, यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, लेकिन ये है स्मूथ। तो आप अगर किसी ब्लॉक को यहाँ छोड़ते हैं ना, तो इसके नीचे गिरने का एक्सलेशन होता है जी साइन थीटा, और ये है रफ। और आप अगर यहाँ किसी ब्लॉक को छोड़ते हैं तो उसके नीचे गिरने का एक्सलेशन होता है जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो हम लोग सीधा सीधा चलते हैं इस फंडामेंटल इक्वेशन पे इस बार। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है, तो क्या यहाँ पे टाइम का वैल्यू √2s/a आएगा? टाइम का वैल्यू 2s/a आएगा। तो जब हम लोग स्मूथ सरफेस पे बात करेंगे तो टाइम t इज इक्वल्स टू √2s/a के जगह पे जी साइन थीटा आएगा। और जब हम लोग रफ सरफेस पे बात करेंगे तो अल्फा टी इज इक्वल्स टू √2s/g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आएगा, ये टर्म आएगा। अब तुम चाहो तो यहीं से डिस्कशन अपना स्टार्ट करो,
टी के जगह पे ऊपर से डाटा पुट करो। अल्फा टी के जगह पे लिख दिए √2s/g साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2s/g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों तरफ 2 कैंसिल, दोनों तरफ g कैंसिल। तो ये अल्फा स्क्वायर बचा क्या है, 1/sin थीटा इस रूट खत्म, अंदर बचा है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसको ऊपर भेजो, अल्फा स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में साइन थीटा। याद रखिए हम लोग को म्यू निकालना, बार बार बोल रहे हैं म्यू निकालना है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू अल्फा स्क्वायर कॉस थीटा इज साइन थीटा। सो अल्फा स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा is mu alpha square cos theta. Therefore, mu is equals to alpha square minus 1 sin theta divided by alpha square cos theta. थीटा कितना भाई, 30, थीटा है 30, √x, थीटा है 30। Therefore, mu is equals to alpha square minus 1 बाई अल्फा स्क्वायर साइन 30 बाई कॉस 30 दैट इज tan 30, और tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। तो देखो यही 3x के जगह पर है, 1/√3, देखो यहाँ पे है ना। तो आपके x का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू हो गया आपका 3, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन याद है सीधा यूज कीजिए ना, हमको तो सबको लेके चलना है इसलिए हम लिखते हैं, आप लोग को समय इसलिए कम लगना चाहिए, डायरेक्ट ये इक्वेशन याद होना चाहिए। आगे नेक्स्ट लिखा है हैंगिंग मास m is connected to 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in figure. The bigger mass is placed on a horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force. On this situation, tension in the string is x/5 mg for x equals to this. खुद से बनाओ, इसमें मेरा कोई जरूरत नहीं है, आराम से सिंपल सा डायग्राम बनाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। कहीं फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेना नहीं है। आइस स्लैब बस ऐसे ही लिख दिया, मान लेना वह बेंच डेस्क कुछ भी है, कोई टेबल है अपने से। 45 में लिखा है a body of mass m is launched up on a rough inclined plane making an angle of 30 with the horizontal. The coefficient of friction between the body and the plane is √x/5 if the time of ascent is, ascent मतलब ऊपर जाना, is half of the time of descent, the value of x is। बस आपको ये समझना है कि अगर किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी ऊपर जा रहा हो और रफ इंक्लाइन प्लेन पे ही अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा हो, तो दोनों में एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। देखिए अगर ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो याद रखना mg साइन थीटा भी नीचे काम कर रहा है और फ्रिक्शन भी नीचे काम कर रहा है। ये बॉडी का मोशन है तो mg साइन थीटा भी नीचे है और फ्रिक्शन भी नीचे है। तो नीचे की तरफ का उसका जो रिटार्डेशन होगा, जो उसका रिटार्डेशन होगा वो एक्चुअली जी साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा होगा, दोनों ऐड करके मास से डिवाइड। लेकिन जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आता है, डिसेंड करता है, तो mg साइन थीटा तो नीचे होता है लेकिन फ्रिक्शन होता है ऊपर। इस केस में उसके नीचे गिरने का जो एक्सेलरेशन आप लेंगे ना, वो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यही एक बेसिक अंतर है।
यहाँ पे थोड़ा जी बाहर रहना चाहिए, वो हमसे गलती हो गया। ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन का कहना है कि टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। अब हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक इक्वेशन में लिखे थे कि टाइम होता √2s/e, डिस्टेंस तो दोनों को इसमें कवर करना है सेम। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट का हाफ। टाइम ऑफ एसेंट जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे √2s ऊपर जाने का एक्सलेशन, और ऊपर जाने का एक्सलेशन होगा g sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और यहाँ टाइम ऑफ डिसेंट जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे √2s/g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब आराम से दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायर करो, 2s कैंसिल करो, g कैंसिल करो, तो आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर हुआ है तो यहाँ 1/4 होगा, और ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आराम से सॉल्व करके जो निकालना है यहाँ से निकालिए, आपका आंसर है। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ये सब बस सब कैलकुलेशन है वो करना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 7, given below are two statements, one is labeled as the assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, time period of oscillation of a liquid drop depends on surface tension. If density of the liquid drop is P and the radius of the drop is R, then T equals to, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, is dimensionally correct where K is dimensionless. रीजन आर में लिखा है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए सबसे पहले तो उस इक्वेशन का चेकिंग हम लोग कर लेते हैं। तो इक्वेशन के एलएचएस में है टाइम, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 L0 T, रहने दीजिए। उसके आरएचएस में ए है जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डेंसिटी पे पावर बोलो तो 1/2 है, रेडियस पे पावर बोलो तो 3/2 है, और सरफेस टेंशन पे पावर बोलो तो -3/4 है। एक तरह से 1/2 भी तो आएगा ना उस पर। आप के का डायमेंशन पुट कर दिए डायमेंशनलेस, ये डेंसिटी है, तो ml पे पावर -3, इसका पावर 1/2। ये रेडियस है, जो लेंथ है, लेंथ पे पावर 3/2, और सरफेस टेंशन है जो m t पे पावर -2 होता है। इस पे पावर कितना है भाई, तो -3/4 है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको, ये m पे पावर 1/2 आ गया, और फिर राइट हैंड साइड में ये m पे पावर -3/4 है। क्या ये m कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लेंथ पे पावर -3/2 है, और फिर लेंथ पे पावर 3/2 है। चलो ये कट के 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा डायमेंशनली। और टी पे पावर हम लोगों का -2 और -3/4 है। ये किसी भी तरीके से, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, ये किसी भी तरीके से एलएचएस के डायमेंशन के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब जो आरएचएस का डायमेंशन है वो एलएचएस के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है। तो पहला ही लाइन गलत है, कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू दिस, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट आरएचएस हैव डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल सही। रीजन इज राइट बट असर्शन इज रॉन्ग। रीजन इज राइट, असर्शन इज रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन? डी। assertion is false, reason is true, assertion is false and reason is true। ठीक है, तो ये आपका होगा। डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग डायमेंशनल करेक्टनेस का चेकिंग करते हैं, उसी का ऊपर बेस्ट क्वेश्चन था। आगे द डायमेंशंस ऑफ B²/μ0 विल बी। 12 में जो आपका मैग्नेटिज्म सेक्शन है उसमें आप पढ़े हैं एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, याद रखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है B²/2μ0। तो
अगर कोई आपसे डायमेंशनली बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट पूछे तो आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डालें। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml²T-2 और वॉल्यूम के लिए नीचे हो गया L3। सॉल्व करके आ गया m L पे पावर -1 T पे पावर -2, m L पे पावर -1 T पे पावर -2, दैट्स द ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट जो है वो एनर्जी डेंसिटी को दिखाता है। एनर्जी एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, जो आप 12 के मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। आगे देखिए, कंसिडर द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन। इफिशियंसी इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा बाई साइन थीटा लॉग टर्म ई पे पावर बीटा एक्स बाई के एन टी। इफिशियंसी एक नंबर होता है। इफिशियंसी पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट होता है, इसलिए ये एक नंबर है। और अगर ये नंबर है तो याद रखना इफिशियंसी ओवरऑल डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब ये अल्फा बीटा और साइन थीटा, अल्फा बीटा बाई साइन थीटा, ये भी ओवरऑल डायमेंशनलेस होगा। अब आपको पहले से मालूम है कि साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा इंटू बीटा ये दोनों मल्टीप्लाई होकर भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, डायमेंशनलेस। अब जरा ऊपर गौर करो कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डायमेंशनलेस, ओके। तो बीटा इंटू एक्स बाई के इंटू टी ये भी ओवरऑल डायमेंशनलेस होगा। अब इतना सारा इंफॉर्मेशन है आपके पास डायमेंशनलेस से, आप थोड़ा ऑप्शन अगर चाहे तो आप मैच करा सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर आप बनाना चाहे तो पूरा देख ले, नहीं तो आप लोग है ना सी ऑप्शन पे गौर से देखिए। डायमेंशन ऑफ ईटा इनवर्स मतलब 1/ईटा एंड साइन थीटा। अब आप सोचिएगा 1/ईटा इंटू साइन थीटा, क्या इसका ओवरऑल डायमेंशन डायमेंशनलेस होगा? और डायमेंशनलेस तो मेरा अल्फा इंटू बीटा भी था, तो ईटा इनवर्स साइन थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ऐसे करके आप ऊपर से नीचे तक सब कुछ को आप चेक कर सकते हैं एक एक करके बारी बारी से। क्लियर है? बाकी अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको सी ऑप्शन तुरंत दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी, अगेन यू हैव एनर्जी डेंसिटी is given by this. Energy density is equals to alpha by beta sin alpha x by kt। देखो भाई, आपको इसमें डायमेंशन ऑफ बीटा बताना है। याद रखना कि जो साइन टर्म है वो होगा डायमेंशनलेस। साइन अल्फा एक्स बाई के इंटू टी ये ओवरऑल है डायमेंशनलेस। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा एक्स बाई के इंटू टी ये हो जाए डायमेंशनलेस। इसके डायमेंशनलेस होने का मतलब है, इसके डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि अल्फा का डायमेंशन होगा के टी बाई एक्स। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²T-2 केल्विन इनवर्स। T is temperature Kelvin and x is displacement, so L। तो केल्विन केल्विन कट गया, एक L कट गया। क्या ये ml_T-2 है? दिस इज डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब तुम जरा गौर करो, क्या अल्फा बाई बीटा ये डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी के बराबर है ना? सिंस अल्फा बाई बीटा, क्योंकि साइन वाला टर्म तो पूरा डायमेंशनलेस है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो यहां से अगर आप बीटा का डायमेंशन निकालेंगे तो अल्फा बाई एनर्जी डेंसिटी, अल्फा आ चुका है आपके पास ml_T-2 और नीचे एनर्जी डेंसिटी है ml-1T-2। क्या ये आ रहा है? L²। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन आ गया L², m0 L²T0, दैट डी ऑप्शन इज देयर। डी ऑप्शन m0 L²T0, दैट डी ऑप्शन इज देयर। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं। इफ मोमेंटम p
area A and time t are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula for the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity depends on momentum पे पावर x, एरिया पे पावर y एंड टाइम पे पावर z। अब आपको ये क्वेश्चन तो हम बताने के पक्ष में नहीं है, ये आप खुद से बनाएं। सबका डायमेंशन पुट करें और सबके डायमेंशन के बेसिस पे एक्स वाई जेड निकालिए, देखिए नीचे कौन सा ऑप्शन मैच करता है, खुद से बनाइए। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। किसका डायमेंशन सेम होगा ये तुमको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन चेकिंग होता है, अगर आप जिस क्वांटिटी को जानते हैं उसको देखते चलिए। चलिए ए ऑप्शन से ही देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है जो एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं फोर्स बाय चार्ज। एप्सिलॉन नॉट का अगर आपको डायमेंशन याद है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद है तो आपको कहीं और से निकालना पड़ेगा। अब आप यूज कीजिए कुलम्स लॉ। क्या आप फोर्स पढ़े, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहते हैं डायमेंशनली, क्यू स्क्वायर बाई एफ इंटू डी स्क्वायर, यही होगा ना, डायमेंशन से चलते हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हो गया क्यू स्क्वायर बाई एफ इंटू डी स्क्वायर, और साथ में है यहां पर एफ बाई क्यू। एक क्यू क्यू कटा, एक एफ एफ कटा, तो ये क्यू बाई डी स्क्वायर हो गया, क्यू बाई डी स्क्वायर हो गया। सही है, क्यू बाई डी स्क्वायर। क्यू को हम लिख सकते हैं, मतलब अगर हम इसका डायमेंशन लिखें तो क्यू को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम, और नीचे डी स्क्वायर को लिख सकते हैं लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, ये रहने दीजिए। अब आइए दूसरा है इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सीधा मतलब होता है चार्ज बाई एरिया। चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज को क्यू लिख दिया और एरिया को एल स्क्वायर लिख दिया, तो ये भी तो हो गया ना एम्पियर इंटू टाइम बाई एल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे अगर आप बाकी सबको चेक करना चाहे तो हम आपको बोलते जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट का डायमेंशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन सेम नहीं होता। करंट डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है करंट बाई एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई एरिया, तो ये दोनों भी सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों भी सेम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बाकी आप रीचेक कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 में लिखा है इन वंडरवाल इक्वेशन P प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ ए बाई बी। देखिए P प्लस ए बाई भी स्क्वायर, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां इंप्लीमेंट करते हैं तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही ए बाई भी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे ए का डायमेंशन क्या हुआ, तो वो हुआ प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, ये ए हुआ। इसी तरह से भी माइनस बी को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो जो डायमेंशन हमारे वॉल्यूम का होगा वही डायमेंशन बी का होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ए बाई बी करना है। तो ए में आप पीवी स्क्वायर लिखें और बी में आप वॉल्यूम लिखे, कट के आ गया पी इंटू बी, पीवी होगा ये, दैट्स सी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, 14 लिखा है एल सी एंड आर आर द सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। इसमें से किसका डायमेंशन टाइम का डायमेंशन नहीं है।
आरसी इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमारे चार्जिंग आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन होता ही है टाइम का डायमेंशन। एल बाई आर इज द टाइम कांस्टेंट फॉर एल आर सर्किट, तो ये भी डायमेंशन टाइम का है। रूट अंडर एल सी इज ऑल्सो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये भी डायमेंशन टाइम का है। बच गया एल बाई सी। एल बाई सी जो है वो डायमेंशन टाइम का नहीं है। और ये प्योर आपके याद करने पे है कि आप 12 का पूरा क्वेश्चन, ये वाला पूरा क्वेश्चन 12 पे। हम तो अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए ना, हमको शायद ही कोई क्वेश्चन लगा कि जो 11 से बनेगा। बाकी सभी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो 12 का कंसेप्ट है, 12 का फॉर्मूला है, उस हिसाब से आपको डायमेंशन लगाना। तो जेई का क्वेश्चन का मतलब क्या है, 2 साल के बाद आप दे रहे हैं। बोलने के लिए चैप्टर कौन है, यूनिट एंड डायमेंशन, 11 का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन इसमें क्वांटिटीज कौन इन्वॉल्व है, 12। जितना ज्यादा जिसको जितना क्वांटिटी याद होगा डायमेंशन, वो अच्छे से यूज करेगा। अब यही क्वेश्चन जिसको याद है वो बना रहा, नहीं तो कोई क्या करेगा, फिर एल पुट करने लगेगा, आर पुट करने लगेगा, फंस गए आप। उतना समय थोड़ी ना। द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। पास्कल मतलब प्रेशर इनटू सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स बाई एरिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया हमारा पास्कल प्रेशर, फोर्स बाई एरिया, और सेकेंड के लिए एक टी लग गया। तो ये अगर हम लोग सॉल्व कर दिए तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, दैट ए ऑप्शन इज देयर। ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, एन एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी पी इज गिवन बाय दिस। एक्स इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, द डायमेंशन ऑफ अल्फा। खुद से निकालो। यहाँ याद रखना कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है पी, तो अगर ये पी डायमेंशनलेस है तो अल्फा बाई बीटा इटसेल्फ इज डायमेंशनलेस। और ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है के टी बाई बीटा एक्स, ये भी डायमेंशनलेस है। तो पहले इसको यूज करके बीटा निकाल लो, फिर इसको यूज करना अल्फा बाई बीटा करके, डायमेंशनलेस मतलब 1, तो जो बीटा आएगा वही अल्फा भी होगा। बस इसको यूज करके बीटा निकालो, ये तुम पर छोड़ रहे हैं, तुम खुद से बनाओ। द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन हम लोगों को सोचना है। कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हो, और वहीं से फिर आप है ना अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, और ईएमएफ का मतलब होता है वोल्ट। वोल्ट का मतलब है, यहां समझिएगा, यहाँ पे वोल्टेज है, ये ईएमएफ है, ये वोल्टेज है। ये होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद रखना, एम निकालना है। और डी आई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो क्या ये ऊपर एम्पियर और नीचे टी है। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे चार्ज हो गया एम्पियर इंटू टाइम, माइनस छोड़ दीजिए। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम लोग को निकालना है, एम से कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे है एम्पियर और नीचे है टाइम, तो एक टी से ये टी कटा। तो अगर हमसे यहाँ पे कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और एम्पियर भी नीचे आके एम्पियर स्क्वायर हो गया। सो इट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम्पियर पे पावर माइनस टू है कुछ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम्पियर पे पावर माइनस टू। दैट सी ऑप्शन इज देयर, सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा और आगे। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट डायमेंशंस, जिसका डायमेंशंस अलग अलग हो। ए ऑप्शन, वेव नंबर। याद है आपको, इसको हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं।
तो ये तो हो गया हम लोगों का डिफरेंट डायमेंशंस। ये नीचे में लेंथ है, लेंथ पे पावर -1 आ गया। फिर रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट ही होता है, अगर आपको याद होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो वहां से भी लिख सकते हैं लेंथ इनवर्स। तो ये सेम है, ये सेम है, दोनों सेम है। स्ट्रेस एंड कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये भी सेम ही है। कोर्सिविटी एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों का डायमेंशन होता है करंट बाई मीटर, मतलब एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर। बच गया ये लास्ट वाला डी वाला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट बाई मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे आप हीट के लिए जूल लिख सकते हैं, मास के लिए मान लीजिए केजी लिख सकते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन लिख सकते हैं। और जब आप लैटेंट हीट का बात करते हैं तो लैटेंट हीट होता है हीट बाई मास, मतलब ये जूल पर केजी है, इसमें केल्विन नहीं है। तो यही वो जगह है जहां ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जूल पर केजी पर केल्विन, तो उसके हिसाब से डायमेंशन आएगा। तो लैटेंट हीट है जूल पर केजी, तो उसमें केल्विन नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं है। बाकी वो तीनों ABC पेयर सेम है। आगे, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। खुद से बनाइए, ठीक है, आप खुद से बनाइएगा। वैसे अगर मान लीजिए आप किसी किसी का लिखना चाहते हैं, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट में भी आपको परेशान करे, हम एक एक का लिख देते। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये एक्चुअली होता है dV/dx, तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड और नीचे मीटर, तो ये सेकंड -1 हो गया। डीके कांस्टेंट ये आपका रेडियो एक्टिविटी से है। रेडियो एक्टिविटी जब आपके लिए पढ़ाई है तो उसमें है n = n0 e⁻⁻λ/t। इसी में जो लैम्डा है उसको हम लोग डीके कांस्टेंट कहते हैं। तो अब देखो एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डायमेंशनलेस, तो लैम्डा इंटू टी अगर डायमेंशनलेस होगा तो यहां से आपको लैम्डा मिलेगा 1/t, टी मतलब टाइम, तो ये टी पे पावर -1 है, सेकंड पे पावर -1 है, तब तो ये सेम हो गया ना। तो पहला ही ऑप्शन सेम हो गया। बाकी आप देख लीजिएगा। मान लीजिए अगर हमसे विंस विंस कांस्टेंट, ये आपके 11 का थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है। विंस कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट होता है बी। ये कैसे निकलता है, तो याद करो लैम्डा मैक्सिमम फॉर द दोज वेवलेंथ विच हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू विंस कांस्टेंट बाय टेम्परेचर। तो यहां से अगर आप विंस कांस्टेंट निकालिएगा ना तो लैम्डा इनटू टेम्परेचर आएगा। तो लैम्डा मतलब लेंथ और टेम्परेचर मतलब केल्विन। स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, याद करो स्टीफेंस लॉ हम लोग पढ़े थे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल्स टू स्टीफेंस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर पे पावर 4। अब यहां से जो भी तुम सिग्मा निकालोगे, आई होप सो ये ऊपर वाले के साथ सेम तो नहीं होगा ना। यहां से क्या निकलेगा, ये निकलेगा एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम और टेम्परेचर पे पावर 4। तो एनर्जी के लिए लिख दिया हम लोग ml²T-2, नीचे एरिया में लिख दिए L², टाइम के लिए लिख दिए T और कैल्विन पे पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सेम तो नहीं बाकी दोनों अपने से कीजिएगा। मैच करना है। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T-2, सीधा याद करो, ये थर्ड नंबर है। इम्पल्स ml_T-1, ml_T-1 एक नंबर है। टेंशन, टेंशन एक फोर्स है, ml_T-2 4 नंबर है। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये 2 नंबर है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो नेक्स्ट। 21 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट।
अब देखिए इसमें तो ये चारों ऑप्शन वैसे आपको चेक करना चाहिए, और चारों ऑप्शन में जिसमें भी एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम ना आए, एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन जिसमें सेम ना आए वही आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन आपको चेक करना चाहिए, उसमें हम आपको ऐसे ही थोड़ा हेल्प कर देते हैं। वैसे इसमें हर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप चाहेंगे तो आपको आना चाहिए, वैसे हम आपको लिख दे। देखिए टाइम आप जानते हैं, हाइट का एल होगा, सुनते जाइएगा अच्छे से, सरफेस हम लिखते चलते हैं। टाइम का टी है, ये चेक आपको करना है। जहां हाइट है वहां एल है। फिर आपके पास है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है mt-2। उसके बाद है थीटा एंगल है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस को 1 लिख दिए। जो रो दिखाई दे रहा है वो डेंसिटी है, और डेंसिटी का डायमेंशन होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा और आगे आते हैं। आर इज द रेडियस, जहां भी रेडियस है तो रेडियस के लिए हम लोग एल लिख लेंगे। जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये L t-2 है। भी वॉल्यूम है तो ये L³ है। P प्रेशर है तो प्रेशर के लिए ml पे पावर -1 और T पे पावर -2 होगा। W वर्क है तो वर्क के लिए ml² t-2 होगा। फिर उसके बाद एप्सिलॉन परमिटिविटी है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे। परमिटिविटी होता है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है Q²/F इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q² का मतलब हो गया करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम का स्क्वायर, तो ये हो गया एम्पियर² t²। और नीचे फोर्स के लिए तुम लिख सकते हो ml t-2, और फिर से डिस्टेंस के लिए L², देख लेना एप्सिलॉन मिल जाएगा। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो होता है फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स के लिए आप लिख दिए ml t-2, और चार्ज के लिए आप लिख दिए एम्पियर इंटू टाइम। फिर J है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया। तो करंट में हो गया एम्पियर और एरिया में हो गया L²। L लेंथ है, टॉर्क है, टॉर्क, टॉर्क तो आप जानते हैं। देन टॉ विल बी इक्वल्स टू ml² t-2। अब आपको काम है कि हर एक ऑप्शन का LHS और RHS चेक करना, जो आएगा वो देखना। अच्छा, ईटा है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे है ईटा ना, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है ml-1 t-1। अब आप इन सब डायमेंशन को पुट करके खुद से चेक कीजिएगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। मोस्ट प्रोबेबली हम चेक करने का कोशिश कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सी होगा। ठीक है, सी, सी होगा। यहाँ यहाँ भी किसको स्टैंड करता है, अगर ये कैपिटल भी है तब थोड़ा सा ए में भी चांस है, चेक करने का खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसमें से कौन डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी, ये डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ऑब्वियसली ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस 1। पावर फैक्टर जो आप लिखते हैं ना, पावर फैक्टर, वो पावर फैक्टर एक्चुअली है ना cos⁵ होता है, सब 12 का क्वांटिटी है, सब 12 का, ऑब्वियसली डायमेंशनलेस है। परमिबिलिटी, परमिबिलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका प्रॉपर डायमेंशन होता है। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इज डायमेंशनलेस, तो केवल एक परमेबिलिटी है जिसका कोई डायमेंशन होगा, वो डायमेंशनलेस नहीं है। ठीक है, परमेबिलिटी डायमेंशनलेस नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, आप निकाल लीजिए। फोर्स F, लेंथ L, टाइम T are taken as the fundamental quantity, what will be the dimension of density? तो density will be proportional with F पे पावर x, L पे पावर y, और T पे पावर z, भाई खुद से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, फोर्स पे पावर x लगाएंगे, लेंथ पे पावर y लगाएंगे, T पे पावर z लगाएंगे, सबका डायमेंशन पुट करेंगे, x y z निकालेंगे, अपने आप कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। सबका डायमेंशन पुट कीजिए, डेंसिटी और फोर्स है, बाकी लेंथ और टाइम।
24 लिखा है, इफ E, L, M and G denotes the quantity as energy, angular momentum, mass and constant of gravitation मतलब G respectively, the dimension of P is, तो P is actually E L स्क्वायर M पे पावर -5 और G पे पावर -2। चलो सबका डायमेंशन करते हैं। E इज द एनर्जी ml स्क्वायर T-2, और फिर यहाँ तो लेंथ है ही नहीं, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज, एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम इज ml स्क्वायर T-1। इस पे पावर 2 डालो। m किसको स्टैंड करता है, मोमेंटम। कैपिटल M इज एक्चुअली मोमेंटम, तो मोमेंटम इज LT-1 MLT-1। मोमेंटम इज MLT-1, इस पे पावर कितना डालो, -5। और फिर G विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर याद ना हो तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको यूज कर लो। तो यहां से तुमको G मिल जाएगा फोर्स इंटू L स्क्वायर बाई नीचे मास का स्क्वायर। यहाँ फोर्स में लिख दिया हम लोग MLT-2, फिर यहाँ L स्क्वायर और नीचे M का स्क्वायर, तो ओवरऑल ये डायमेंशन आ गया m-1 L3T-2। तो हमारे कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m-1 L3T-2, और फिर इस पे पावर कितना डालना है, -2। अब तुम्हारा काम है इसको सॉल्व कर देना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप आपका कोई ना कोई ऑप्शन प्रॉपरली मैच कर जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ठीक से कीजिएगा, और इसमें कुछ है नहीं अलग से सिखाने। आगे बढ़िए। 25 the force is given in terms of time t and displacement x by the equation F is equals to a cos bx plus c sin dt। आपसे पूछा है AD बाई बी निकालने। अब देखिए, जो डायमेंशन फोर्स का वही डायमेंशन ए का होगा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो अगर हम ए का डायमेंशन आपसे पूछे तो वो फोर्स का डायमेंशन है MLT-2। तुम देखो बी इंटू एक्स क्या होगा, वो डायमेंशन लेस है, तो बी का वही डायमेंशन है जो 1/x है, और x का मतलब हो गया लेंथ। आगे देखो d इंटू टी जो साइन का टर्म है वो डायमेंशन लेस है, तो आखिर d का डायमेंशन क्या होगा, 1/t। कहने का मतलब टाइम पे पावर -1। अब आप a d बाई बी करें, तो a के जगह पे हो गया MLT-2, d के जगह पे हो गया T-1, और नीचे b के जगह पे हो गया L-1। सो इट इज ML स्क्वायर टी पे पावर -3, ML स्क्वायर टी पे पावर -3, दैट बी ऑप्शन इज देयर, ML स्क्वायर टी पे पावर -3। आगे बढ़ते हैं। 26 इफ E is the electronic charge, c is the speed of light in free space and h is Planck constant, the quantity this has dimension। इसका डायमेंशन बताना है। हमारे पास है 1/4πε0 इलेक्ट्रिक चार्ज का स्क्वायर, और नीचे है प्लैंक कांस्टेंट एंड c। इसका डायमेंशन निकालना है। हम आपको दो जगह ले चलते हैं। आपको याद है फोर्स, कुलम्स फोर्स होता है 1/4πε0, दो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन और नीचे होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पूरा पूरा 1/4πε0 और ई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा। चलिए एक याद रखिएगा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको याद है किसी फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, तो जहां h इंटू सी है वहां पे आप एनर्जी इंटू वेवलेंथ लिख सकते हैं। अब इन तीनों को, मतलब ये दोनों इक्वेशन, ये एच सी का वैल्यू यहां से ई इंटू लैम्डा और 1/4πε डी स्क्वायर की जगह FR स्क्वायर को इस इक्वेशन में पुट करें,
ई स्क्वायर बाई एच सी को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एफ इंटू आर स्क्वायर और नीचे एनर्जी इंटू वेवलेंथ। फोर्स हो गया ml t-2, यहाँ हो गया एल स्क्वायर, नीचे एनर्जी हो गया ml² t-2 और यहाँ हो गया एल। एम से एम कैंसिल, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, ये पूरा कट के बना रहा है। दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डी है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, छोटा छोटा, लेकिन फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वही। और खास तौर पे अगर कोई 11 स्टूडेंट इस क्वेश्चन सबको देखेगा ना, उसके लिए क्वेश्चन छूट ही जाएगा, क्योंकि आप इतना फॉर्मूला जानते ही नहीं है। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये सब नहीं जानते, 12 का पढ़ाई। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का सबसे खास बात यही है कि इसमें है ये चैप्टर 11 का, लेकिन सारा क्वांटिटी अगर कंपटीशन वाले में देखिएगा ना, सब 12 में भरा रहता है, या 11 में जो बाद में आएगा, ये भी ध्यान रखिए। इन अ टिपिकल combustion engine, the work done by a gas molecule, that work is equals to alpha square beta एक्सपोनेंट पे पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई के एन टी। X is displacement, K is Boltzmann constant, T is temperature. Alpha and beta are constant. Dimension of alpha will be. देखो भाई, ऐसा क्वांटिटी आप 2-3 बार बना चुके हैं। सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है ये है डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो जो बीटा एक्स स्क्वायर बाई के इंटू टी है वो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब बीटा इज इक्वल्स टू के टी बाई एक्स स्क्वायर। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t-2 केल्विन पे पावर -1। टी इज टेम्परेचर केल्विन, नीचे है एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये केल्विन केल्विन कट गया, एल स्क्वायर कट गया, mt-2 आ गया, दिस इज बीटा। अब देखो, अगर ये वर्क है और ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा ये वर्क के डायमेंशन के बराबर होगा। वर्क का डायमेंशन होगा अल्फा स्क्वायर बीटा। तो अगर आप यहां से अल्फा स्क्वायर लिखें तो वर्क बाई बीटा, वर्क हो गया ml² t-2 और नीचे हम लोग mt-2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कट गया, क्या ये एल स्क्वायर आया? तो अल्फा का डायमेंशन केवल एल होगा, मतलब बी ऑप्शन। अल्फा का डायमेंशन केवल एल होगा, दैट इज बी ऑप्शन। तो बढ़िया से बनाइए सिस्टमैटिकली, और इतने देर में इतना कमांड आना चाहिए कि ये सब क्वांटिटी आप खुद से बना सकते हैं। 28, द क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू 1/√μ0। ये कुछ नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, उसी का फॉर्मूला होता है। E/b, दिस इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट। एंड z, जैसे ऊपर में लेंथ दिखा है, लेंथ का l लिख दो, और rc जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये भी हो गया LT-1। x, y and z have same dimension। x, y and z सबका एक ही डायमेंशन है, दैट इज LT-1। क्योंकि x क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो भी LT-1। y क्या है, जो E/B लिख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा क्वेश्चन है। अगेन 12, जेड में L/RC, RC सर्किट पढ़े हम लोग, वहां टाइम कांस्टेंट था, वो T लिख दी, L के लिए लेंथ। तो 28, फॉर्मूला याद है, तुरंत तुरंत बने। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटीज, पहले आपको इक्वेशन आना चाहिए। याद रखिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो एक्चुअली होता है हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज गिवन एज K, जो हमारा कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, A डेल T बाई L। अब यहां से अगर आप K निकालने जाएंगे, इंटू L बाई A इंटू डेल T। Q इज हीट,
Q इज हीट, तो एनर्जी का ml स्क्वायर T माइनस 2, L इज लेंथ, नीचे टाइम T, एरिया L स्क्वायर, डेल T इज चेंज इन टेम्परेचर केल्विन, केल्विन, तो L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कटा, ये हो गया ml T माइनस 3 केल्विन पे पावर -1, ml T माइनस 3 केल्विन पे पावर -1, दैट D ऑप्शन इज देयर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ो। Amount of solar energy received on the Earth's surface per unit area per unit time is defined as solar constant. So solar constant is energy received per unit area per unit time, यही तो है। अब आपका एनर्जी का डायमेंशन लिख दो, ml स्क्वायर T माइनस 2, एरिया के लिए L स्क्वायर हो गया, टाइम के लिए T हो गया, L स्क्वायर कट गया, mt माइनस 3, ml नॉट T माइनस 3, दैट B ऑप्शन इज देयर, B ऑप्शन इज देयर। ठीक है, ये सोलर कांस्टेंट, इतना सेव करते हैं फिर